डाल देंगे और सबमिट करने का टाइम मंडे बिफोर 12 PM। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रार्थना के साथ में। 3 बार मेरे साथ उनको उच्चारण करेंगे सभी। ओम ऐसे मुझको उच्चारण मेरे तो सभी हाथ जोड़कर भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी अपने हैंड्स को रब करेंगे। आंखों पे लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करेंगे। ये जो हम हैंड्स रब करके आंखों पे लगाते हैं गर्म हो जाने के बाद में, ये पामिंग बोलते हैं इसको, और ये बहुत ही ज्यादा हमारे आंखों के लिए, रोशनी के लिए भी अच्छी होती है और हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है, इसलिए हम हमेशा ऐसे करते हैं। और जब भी आप सुबह योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके बाद अगर आप ये करते हैं तो बहुत रिलैक्सेशन फील होता है और आंखों की नेत्र ज्योति भी बढ़ती है इसमें और आंखें भी सुंदर बनती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो आज के असाइनमेंट के हैं, फिर थोड़ी देर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रोग को परिभाषित कीजिए। रोगों के प्रकार एवं रोगों के कारकों का वर्णन कीजिए। रोगों के प्रकार एवं कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनिद्रा क्या है? अनिद्रा क्या है? लक्षण, कारण एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। लक्षण, कारण एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीमारियां कैसे फैलती हैं? बीमारियां कैसे फैलती हैं? वर्णन कीजिए एवं साफ सफाई का महत्व बताइए। एवं साफ सफाई का महत्व बताइए। ये 3 क्वेश्चंस हैं। जी सुनीति जी बोलिए, आपका हैंड रेज है, क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, क्वेश्चंस हो गए तीनों। अब जिसने भी नहीं करे ना वो आप ले लीजिएगा, मैं ग्रुप में डलवा दूंगी आज, और मंडे सुबह 12 बजे तक मेरे पास से पहुंच जाने चाहिए। ग्रुप में सभी डाल दीजिए या फिर पर्सनली मेरे वाले पे डाल दीजिएगा। ठीक है, और इसके तीनों के आंसर्स करके फोटो क्लिक करके PDF फॉर्म में या फिर तीनों का एक साथ आप मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, इसके मार्क्स लगेंगे सभी लोगों के और ये एज ए असाइनमेंट मार्क किए जाते हैं। ठीक है, इसके मार्क्स लगते हैं आप सब लोगों के। चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आपका व्हाट्सएप नंबर पे डालें, कैसे डालें? हाँ ग्रुप में डाल दीजिए, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे किसी पे भी डाल दीजिएगा। नहीं, वो जो ग्रुप है उसमें तो केवल एडमिन कर सकता है। ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल दीजिएगा, मैं डलवा दूंगी ग्रुप में नंबर भी मेरा। ठीक है, ठीक। ओके। आपका व्हाट्सएप नंबर उसी में होगा ना? हाँ ग्रुप में होगा मेरा, नहीं है तो मैं डलवा दूंगी। ठीक है। ठीक, ओके। हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने पढ़ा था खाने पीने में, खान पान में साफ सफाई कैसे, क्या बीमारियां कैसे होती हैं, कैसे फैलती हैं, उसका रीजन क्या है, ये सब हमने पढ़ा। साफ सफाई का महत्व पढ़ा। अब हम उसमें आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना
कि जो बीमार बच्चा है, उसको हमेशा हमें अलग सुलाना है। तो उसके पीछे क्या रीज़न रहते हैं, ये सारी हमें बातें तो बच्चे और बूढ़ों को हमेशा बीमार लोगों से अलग ही सुलाना चाहिए क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ इम्यूनिटी उनका कम होता है। लॉस नहीं तो कम होती है उनकी इम्यूनिटी और बुढ़ापे में जब एज बढ़ती जाती है, एज एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण भी इम्यूनिटी लॉस होती जाती है, तो बच्चों को और बूढ़ों को दूर रखना चाहिए हमें हमेशा बीमारी से। बच्चों को समय से टीका वगैरह दिलवाएँ और इससे वो बीमार होने से बचते हैं। अगर वो बीमारी उनको होती भी है, तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो उनको बहुत ज़्यादा हार्म करे। थोड़ा बहुत होकर के वो ठीक हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपने चिकन पॉक्स वगैरह की वैक्सीन्स लगवाई हों, तो अगर चिकन पॉक्स निकलती भी है बच्चे को, तो बहुत कम मात्रा में उसके दाने निकल कर के कुछ ही निकलते हैं और बहुत इतना सीवियर ना फीवर होता है, ना रैशेज़ होते हैं, ना रेडनेस और दाने, कुछ भी नहीं होते और बहुत कम रहते हैं और बच्चा फटाफट जल्दी से ठीक हो जाता है और वो हील भी जल्दी हो जाते हैं। वहीं अगर कंपैरिज़न में टीका नहीं लगवाते हैं, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है, 15-20 दिन निकल जाते हैं बच्चे की बीमारी में। और सेकंड थिंग कि नंबर ऑफ जो चिकन पॉक्स के स्पॉट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो दिनों में ठीक होते हैं, हील होने में भी टाइम लगता है, फीवर भी ज़्यादा आता है, उसमें साथ में सर्दी, खाँसी, जुकाम भी होता है इसका सिम्पटम, वो भी साथ में ही रहता है, तेज़ रहता है, हाई फीवर रहता है और बच्चों को तकलीफ ज़्यादा होती है। इसलिए टीके वगैरह लगवाने चाहिए। बीसीजी तपेदिक से बचने के लिए क्या हम टीका लगाते हैं? बीसीजी का जो टीका होता है, वो तपेदिक से बचने के लिए लगाया जाता है। विदिन ए मंथ लगा देते हैं हम बच्चे के पैदा होते ही उसको और इससे उसको इससे लड़ने में तपेदिक से लड़ने में मदद मिलती है। यह टीका बच्चे के जन्मते ही लगा देना चाहिए। टीका लगने के बाद यहाँ घाव हो सकता है लेकिन वह जल्दी ही भर जाता है, बाद में एक निशान रह जाता है। तो जो बीसीजी का टीका होता है वो ज़रूर ही पकता है थोड़ा बहुत कोई एक उसका राउंड सर्कल जैसा निशान होता है, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसके ऊपर कोई दवाई, ऑइंटमेंट कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाता है। डीपीटी, डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटनेस के बचाव के 3 टीके लगने चाहिए। 3 महीने से 9 महीने के बीच हर महीने एक-एक टीका लगवाना चाहिए। पोलियो के टीके जो होते हैं बच्चों के, वो भी हमेशा लगने चाहिए कम से कम 3 दफ़े 2-2 बूंद पिला देना चाहिए। बच्चा जब 3 महीने का हो जाता है तो पहला टीका 6 महीने पे, दूसरा टीका 9 महीने पर, तीसरा टीका लगवा देना चाहिए। फिर बूस्टर डोज़ जो है वो 1.5 साल के बाद बच्चे को दे देनी चाहिए। खसरा जो मीज़ल्स है, इसमें भी बच्चे को 9 महीना का हो जाए तो खसरे का टीका लगवा देते हैं। टिटनेस का टीका 1 महीने का हो जाए तब लगवाया जाता है और 2 महीने हो जाने के बाद एक और टीका लगवाना चाहिए। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसका तीसरा टीका भी टिटनेस का लगवा दिया जाता है ताकि वो उस बीमारी से बचाव उसका हो सके। गर्भवती महिला को भी टिटनेस का टीका देना ज़रूरी है। वो हमेशा ही लगवाना ज़रूरी होता है। बच्चों को नहलाएँ, बच्चों को नहलाने के बाद साफ कपड़े पहनाएँ और उसके जो नेल्स हैं, वो हर हफ्ते काटते रहें मतलब साफ-सफाई का बेहद ध्यान हमें रखना है। ठीक है, आगे चलिए। सबसे ज़रूरी है सबसे ज़रूरी है बच्चों का भोजन जिसमें हरी सब्जी, साग, पीली सब्जी, फल हो, दाल हो, काफ़ी मात्रा में हो और हो सके तो दूध, दही और अंडा भी खिलाएँ। लड़के-लड़कियों के बीच किसी तरीके का भेदभाव ना करें। कि पहले से होता था ना कि लड़के हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा खाना दिया जाए, लड़कियाँ हैं तो कोई बात नहीं है, उनको न्यूट्रिशियस फूड की नीड नहीं है। बट दोनों को ही ग्रोथ के लिए इसकी ज़रूरत होती है और उनको अच्छा खाना देना चाहिए। साग-सब्जियाँ वगैरह अच्छा खाने से जितना उनके अंदर फाइबर होगा उतना ही ज़्यादा उनको पोषक तत्व मिलेंगे। सभी तरीके के हरे, पीले, लाल सभी रंगों की फल और सब्जियाँ खिलाना बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दाल से प्रोटीन वगैरह की पूर्ति होती है। दूध, दही वगैरह भी उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चों में किसी भी तरह का भेदभाव ना करके उनको अच्छा हेल्थी और न्यूट्रिशियस फूड हमेशा ही देना चाहिए। आस-पड़ोस की साफ-सफाई की तरफ हम चर्चा करते हैं कि आस-पड़ोस की सफाई का कैसे क्या महत्व है। आस-पड़ोस का कुआँ, चापाकल, पोखर को अपना ही समझें क्योंकि इसका उपयोग आपका परिवार भी करता है। अब देखिए आजकल तो पोखर वगैरह वाला रही नहीं है सिचुएशन, पर जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। चाहे वो नहर हो, रिवर है या उनके कैनाल्स हैं या जो भी कुछ है, ट्रिब्यूटरीज़ वगैरह हमको उन सबको क्लीन रखना चाहिए। ये नहीं कि हम उसमें फेंक के जैसे कि फूल हैं, ये सब चीज़ें हमने उसमें फेंक दी। नहीं, उससे क्या होता है वो गंदी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जाके वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। हाँ, इस तरीके की इस जगह पे आप डालिए कि जहाँ अगर आपके
पैर वगैरह नहीं पड़ रहे हैं और वो गंदगी नहीं फैलाती है, तो उस तरीके से उनको डाल सकते हैं, पानी में नहीं डालना चाहिए। हो सके तो शौचालय ज़रूर बना लें और आपका परिवार बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। शुरुआत में कुछ पैसा वो लगाना पड़ता है, पर डॉक्टरों की दवाइयों से खर्च ज़रूर बच जाता है और ये सारी चीज़ें सस्ती हैं। वैसे तो आजकल सभी घरों में होता है। आजकल तो गाँव में भी शौचालय सभी जगह पे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हर तरफ साफ-सफाई का ध्यान रखना, अपने घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी, अड़ोस-पड़ोस में गार्डन, पार्क्स हैं, रोड्स हैं, आपकी जो वाटर बॉडीज़ हैं, उन सबका पानी का ध्यान रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हर एक नागरिक की होती है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उससे हमारे भी स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हम नहीं रखेंगे, हमें उन्हें अपने अनुकूल बना के रखना चाहिए एनवायरनमेंट को, तो उसकी भी साफ-सफाई का ज़िम्मा हमारा ही है। प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत। अब हम आज ये पढ़ेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सभी रोग उनके कारण एवं उनकी चिकित्सा एक है। चोट-चपेट एवं वातावरण परिस्थितियों को छोड़कर सभी रोगों का मूल कारण एक ही है और उसका इलाज भी एक ही है। शरीर में विजातीय द्रवों के संग्रह से रोग उत्पन्न होते हैं और शरीर में उनके निष्कासन ही चिकित्सा है। तो ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो विजातीय द्रव पदार्थ हैं, मतलब टॉक्सिन्स जो बाहर से आकर के हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो गए। बाहर से कैसे आ गए हैं? थ्रू हमारे साँस लेने से, हमारे खाना खाने से, हमारे पानी पीने से, हमारे स्किन पे चीज़ें लगाने से, इन सब चीज़ों से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अब सांस लेने में जैसे पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं, बहुत प्रदूषण है बाहर, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। खाना-पीना ऐसा है कि जिसके द्वारा जा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। स्किन पे हम लॉट्स ऑफ थिंग आजकल बहुत सारी चीज़ें लगा लेते हैं, तो वो भी चीज़ें अंदर धीरे-धीरे जाके क्योंकि केमिकल तो उनमें भी होते हैं, तो अंदर जाकर के वो भी टॉक्सिन्स एक्युमुलेट करते हैं, जिसके कारण की बीमारियाँ पैदा होती हैं और बीमारियों को खत्म करने का सबसे सही तरीका है कि इन टॉक्सिन्स को बॉडी में से बाहर निकाला जाए। तो नेचुरली टॉक्सिन्स को बॉडी में से बाहर निकाले जाने का आजकल कोई प्रावधान नहीं रहा है। क्या है कि हम हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, घूमने हम जाते नहीं हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं। एक्सरसाइज करने भी जा रहे हैं तो जिम में जा रहे हैं वहाँ जहाँ की आपकी एसी लगा हुआ है। अब एसी में तो आपको पसीना आएगा नहीं, बिना पसीने के आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे नहीं। तो वो किस तरीके से उसको निकाला जाए? तो ज़्यादा एसी में नहीं रहना चाहिए। आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बाहर खुले में करें, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा जाएगी बॉडी के अंदर। पसीना आना चाहिए। अपना बेमतलब के विजातीय द्रव्य हमारी बॉडी के अंदर मीन्स टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इकट्ठे हुए हैं, उनको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही चिकित्सा का सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा का कि इसे अगर आप निकाल देते हैं कारण जीवाणु नहीं है। रोगी का मुख्य कारण जीवाणु नहीं है, जीवाणु शरीर में जीवनी शक्ति के ह्रास आदि के कारण विजातीय पदार्थों के प्रभाव जमाव के पश्चात तब आक्रमण कर पाते हैं जब शरीर में उनके जीवाणु। तो इसमें यही बताया गया कि जीवाणु ही मुख्य कारण नहीं है। अब हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, तो अगर किसी भी तरीके के जीवाणु एंटर हो रहे हैं, किसी भी तरीके के कीटाणु एंटर हो रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो हमारी में हमारे अंदर कब बीमारी पैदा करेंगे? जब हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है और टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि उन्होंने हमारी इम्यूनिटी को वीक कर दिया है, तो बीमारियाँ के जाते हैं। तो इस है जीवाणु। फर्स्ट क्या है? प्राइमरी हो गया हमारे हम शरीर के स्व उदाराक्रम प्रयास अतः हम ये हमारे शत्रु नहीं है, मित्र हैं। जीर्ण रोग, तीव्र रोग के गलत उपचार और दमन के फलस्वरूप पैदा होते हैं। तीव्र रोग चूंकि शरीर के स्व रचनात्मक प्रयास हैं, अतः ये हमारे शत्रु नहीं है। तो जैसे कि हमें सारे डिजीज पढ़े थे कि पेट में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द है आपको, या आपको फीवर आया है, या आपको वॉमिटिंग हो गई है, या आपके सर में दर्द है, या आपके कमर हाथ पैरों में दर्द है, तो ये
खुद कोई बीमारी नहीं है, ये तो उसके जो उपचारात्मक प्रयास है हमारी बॉडी के एक वे है अपने आप को ठीक करने के लिए, तो वो इसलिए आते हैं हमें इंडिकेट करने के लिए, हमें बताने के लिए और उन चीजों को बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए वो खुद नहीं है, ये तो हमारे मित्र हैं। और तीव्र रोगों को गलत उपचार और दमन के फलस्वरूप ही बड़े ये जो हमारे रोग होते हैं वो पैदा होते हैं। क्रॉनिक डिजीज कैसे होते हैं? क्रॉनिक डिजीज इसीलिए होते हैं कि उनको हम सप्रेस करते रहते हैं, तो वो बड़ी बीमारियां बन जाते हैं। प्रकृति स्वयं सबसे बड़ी चिकित्सक है। शरीर में स्वयं के रोगों से बचने और स्वस्थ हो जाने पे पुनः स्वास्थ्य प्राप्त करने की क्षमता होती है। प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक है। ये तो प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा से ही समझा रही है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी चिकित्सक है। जैसे धूप है, पानी है, जो ये हमारी आग है और हमारी मिट्टी है, ये सारी चीजें क्या है? चिकित्सक के पदार्थ ही तो हैं ये हमारे, और ये हमारी बॉडी को हील करते हैं कि पानी इस तरीके से पीना है, पानी की ये थेरेपी करनी है, मड की ये थेरेपी करनी है, धूप में इतनी देर बैठना है, धूप में ये प्राणायाम करना है, श्वास इस तरह से लेनी है, ये प्राणायाम और व्यायाम करने हैं, ये वाले आसन करने हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम खुद उसको हील होने देते हैं और इन सब तरीके से फॉलो करते हैं तो हम प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होते हैं। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में चिकित्सा रोगों की नहीं बल्कि रोगी की जाती है। रोगों की चिकित्सा नहीं करते, रोगी की करते हैं कि किस कारण से, मतलब मीन्स यहाँ ये है कि रूट क्या है, कहाँ से आई बीमारी, क्यों आई और किस कारण से है, उस चीज का इलाज किया जाता है, ना कि जो पर्टिकुलर रोग दिखाई दे रहा है हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हम करते हैं रीजन का ट्रीटमेंट। ये ही प्राकृतिक चिकित्सा है, रोगी की चिकित्सा होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान सरलता से संभव है, किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उपचार से पूर्व रोगों के निदान के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत इजीली हो जाती हैं और इसमें किसी भी फालतू के तामझाम और झंझटों की जरूरत भी नहीं होती है। जीर्ण रोग से ग्रस्त रोगियों के लिए भी प्राकृतिक चिकित्सा में सफलतापूर्वक और अपेक्षाकृत कम अवधि में इलाज हो जाता है। और इसके लिए हमें कुछ भी स्पेशल ये नहीं है कि आपको स्पेशल बहुत ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा और बहुत क्रॉनिक बीमारी होगी तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, या कि हम दर्द ही खत्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बीमारियों का मॉडर्न मेडिसिन में आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से और उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं उन लोगों से कम टाइम के अंदर। मॉडर्न मेडिसिन से कम टाइम के अंदर हम उन चीजों को क्योर कर पाते हैं और अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। रोगी खुद कहता है कि अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा से दबे रोग भी उभर कर ठीक हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने कुछ ट्रीटमेंट दिया और उसमें क्या हुआ कि आराम होने की बजाय दर्द और बढ़ गया या स्वेलन और बढ़ गई या कुछ और चीज निकल के सामने आ गई। तो उसमें क्या है कि वो रोग दबा हुआ था, उसका इतना प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा था, पर जैसे ही एक ट्रीटमेंट वे चालू हुआ तो वो निकल के सामने आ गया। तो इसमें जो चीज छुपे हुए रोग हैं, जो सप्रेस्ड हैं और जो अभी शो नहीं कर रहे हैं, वो भी सामने आ जाते हैं और उनका भी ट्रीटमेंट साथ में हो जाता है। केवल एक ही का नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि रोग का नहीं रोगी का उपचार हो रहा है। तो रोग तो केवल एक ही होगा जिसके ऊपर काम करा जाएगा। अब आप एलोपैथी में या मॉडर्न मेडिसिन में जब भी जाते हैं तो आपने कहा कि बुखार है तो केवल बुखार की एक टेबलेट लिखी जाएगी, उसी का ट्रीटमेंट होगा। पर बुखार किस रीजन से या किस कारण से और नीचे से निकल के और कौन सी बीमारी सामने आ रही है जिसके कारण फीवर हो रहा है, ये ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल हो जाता है इजीली और फटाफट से उसकी ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक चारों पक्षों की चिकित्सा एक साथ की जाती है। तो इसमें जैसे हमने पढ़ा था स्वास्थ्य के अंदर के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चिकित्सा वगैरह जो सारी चीजें हैं, तो इसमें सारे ही लेवल पे जो स्वास्थ्य की परिभाषा के अंदर कहा जाता है ना कौन कौन सा स्वास्थ्य है, तो सारे ही लेवल पे उसकी चिकित्सा करी जाती है। केवल शरीर की ही नहीं करी जा रही है, यहाँ पे हम कर रहे हैं मानसिक भी उसकी चिकित्सा कर रहे हैं, हम उसकी शारीरिक शरीर की भी कर रहे हैं, उसकी जो सामाजिक ड्यूटीज वगैरह है सारी चीजें वो भी उनको समझा करके उस चीज की भी चिकित्सा कर रहे हैं। और जो आध्यात्मिक लेवल है, आध्यात्मिक उसकी जो चीजें हैं उसको भी क्लियर करके उसके जो डाउट्स हैं उनको बता करके और उससे भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये चारों ही लेवल पे ट्रीटमेंट पूरा होता है, एक साथ ही सारी चिकित्सा की जाती है। विशिष्ट अवस्थाओं का इलाज करने के स्थान पर प्राकृतिक चिकित्सा पूरे शरीर की चिकित्सा एक साथ करती है। केवल एक ही जगह पे काम करने की बजाय पूरी बॉडी पे होल पूरे हमारे पूरे शरीर के ऊपर काम होता है। प्राकृतिक चिकित्सा में औषधियों का प्रयोग नहीं होता है,
प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार आहार ही औषधि है। ये तो सबसे बड़ी फैक्टर है कि जैसा खाए अन्न वैसा होएगा आपका मन। तो आप जिस तरीके का आहार खा रहे हैं वो आपके मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है, आपके शारीरिक के ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है, उसको भी ठीक कर रहा है। अगर आप आहार औषधि की तरह ले रहे हैं तो औषधि लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आहार ही औषधि की तरह काम करता है कि अगर इस चीज़ में ये चीज़ वर्जित है। परहेज क्यों बताया जाता है? परहेज बताने का मीन्स ये है कि अगर आप ये चीज़ खाएँगे तो इससे आपकी ये बीमारी बढ़ सकती है। पर अगर आप उसी के एवज़ में ये वाली चीज़ खाएँगे तो इससे ये बीमारी ठीक होने लग जाएगी और धीरे-धीरे आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ आहार को एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। आहार ही चिकित्सा है हमारी, आहार ही हमारी औषधि है, यही चिकित्सा पद्धति है। ठीक है? गांधी जी के अनुसार राम नाम ही सबसे बड़ी प्राकृतिक चिकित्सा है, अर्थात अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना करना चिकित्सा का एक आवश्यक अंग है। इसमें जैसे भी बताया था ना आध्यात्मिक पक्ष भी, तो आध्यात्मिक पक्ष कैसे? कि जैसे हम एक मेडिसिन ले रहे हैं, यहाँ पे बात आती है हमारे फेथ की, यहाँ पे बात आती है हमारी आस्था की, हमारे विश्वास की, कि आपका आस्था और विश्वास है तो अगर हम कोई नाम जप भी करते हैं ना, कोई हम पूजा भी करते हैं या हम कोई प्रार्थना भी करते हैं तो उससे भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। जैसे कि एम्स वगैरह में हुई थी, बहुत सारी रिसर्च वगैरह हुई, उसमें देखा गया कि जब गायत्री मंत्र का जाप किया गया तो उसकी वाइब्रेशंस इतनी हाई थी कि वो जिन लोगों ने एक टीम ने किया उनके डिजीज़ बहुत जल्दी ठीक हो गए और घाव बहुत जल्दी भर गए। जो उनकी लंबी लॉन्ग टर्म वाली बीमारियाँ थी वो फटाफट से ठीक हो गई। बनस्पत उनके कि जिस टीम ने नहीं किया था। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है और बड़े अच्छे तरीके से इस पे रिसर्च करके ही ये बात प्रूव की गई है कि अगर आप किसी भी तरीके का नाम जप और प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं अपने हिसाब से, आपके धर्म के अनुसार अगर आप पूजा करते हैं तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी से ठीक कर पाते हैं, उन सब चीज़ों से। आगे कर दीजिए सर। ये नेक्स्ट टॉपिक है शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य का विकास कैसे होता है, क्या होता है? ये तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो हम इसे तो कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है? थोड़ा-सा ही बचा है, इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो जो हमने पढ़ा है ये प्राकृतिक चिकित्सा के जितने रूल्स होते हैं, कि इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो क्या हैं? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आता ही है हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में जो क्वेश्चन आएगा आपका, इसमें ये इसका क्वेश्चन ज़रूरी आता है, क्योंकि मेन आप प्राकृतिक चिकित्सा है उसी के ऊपर पढ़ रहे हैं, आप उसी की सारी जानकारी, सारे सिद्धांतों की आपको होनी आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट है कि आप ये जानें कि किस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा होती है। इसमें कोई मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता है। आपकी चिकित्सा पद्धति सिर्फ़ आपके आहार से, आपकी बॉडी की क्लींजिंग से, आपके आचार-विचार से, आपकी डेली रूटीन से, आपकी जो ऋतुचर्या है, मतलब ऋतु के हिसाब से भी जो आचरण करना चाहिए और ऋतु के हिसाब से भी जो अपने एक रूटीन बनाना चाहिए, उनको अगर आप फ़ॉलो करते हैं और धूप के टाइम पे धूप लेते हैं, पानी की जो पद्धतियाँ हैं उनको यूज़ करते हैं, जैसे नहाना भी एक चिकित्सा है, स्नान करना भी एक चिकित्सा है। अल्टरनेटिव इनकी थेरेपीज़ होती हैं, मड थेरेपी होती हैं, वाटर थेरेपीज़ होती हैं, स्टीम वगैरह हैं, ये सारी क्या थेरेपीज़ के अंतर्गत आती हैं, जो कि पानी से चिकित्सा, मिट्टी से चिकित्सा, धूप से चिकित्सा और धूप में रखे हुए पानी से चिकित्सा, रंगों से चिकित्सा, क्रोमोथेरेपी जो है हमारी कलर की थेरेपी कैसे होती है, क्या होती है। जी, होली का भी त्योहार है, ये भी एक चिकित्सकीय के अंतर्गत आता है कि ये आप कितने ज़्यादा आपके मन को शांति देता है और आपके बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को हम उस कलर थेरेपी से ठीक कर पाते हैं। तो कलर थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है, जैसे कि आपने सभी ने देखा होगा कि जो रेड कलर की एक लाइट से हम सिकाई वगैरह करते हैं, जो पेन को खत्म करती है। तो ये भी चिकित्सा के अंतर्गत ही आता है कि ये कलर्स वगैरह हैं, किसको पहनना, कौन से कलर को कब पहनना चाहिए, कौन से कलर को कैसे यूज़ करना चाहिए, किस कलर की लाइट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड पे, हमारे बॉडी पे और हमारे जो स्वास्थ्य है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं। इनका बहुत रोल होता है इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्राकृतिक चिकित्सा किस तरीके से काम करती है। अगर हम यही समझ जाएँगे कि प्रकृति क्या है और हमारी बॉडी की प्रकृति क्या है, तो हम उसको मैच कर सकते हैं। जब हम उसको मैच कर लेंगे और बराबर चलेंगे ना, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा और कोई रोग अगर आपके तरफ आता भी है, अगर आप बीमार होते भी हैं,
तो आप बहुत जल्दी उसको ठीक कर ले जाएंगे। जैसे कोई अगर किसी ने कह दिया कि ये तो इतने महीने तक लग जाएंगे, इसमें तो बहुत बड़ी बीमारी है, तो ठीक ही नहीं होने वाली है, तो उसमें भी आप बहुत जल्दी रिजल्ट ला पाते हैं। ऐसी बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियां हैं कि जिनका एलोपैथी के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो भी आयुर्वेद के अंदर उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, जो बात हुई विजातीय द्रव्य मीन्स टॉक्सिन्स की, वो टॉक्सिन्स बाहर निकाले जाते हैं बॉडी में ड्यू टू सेवरल, बहुत सारे तरीके हैं जो आप पढ़ाए जाएंगे अभी आगे कि इन तरीकों से कि आपको कौन सी क्रियाएं करनी है, नीति करनी है, क्या करना है, आपको पंचकर्मा में से क्या क्या करवाना है, मसाज थेरेपी है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं कि किसी जगह पे किसी स्पेशल जगह पे दबाव देके आप दर्द ठीक कर सकते हैं, आपका पेन ठीक कर सकते हैं, आपका कंजेशन ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें नेत्र ज्योति बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल हमें पता होने की जरूरत है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि प्रकृति में इस तरीके की चिकित्सा अवेलेबल है। अगर वो हमें उसका ज्ञान हो जाए, अभ्यास हो जाए ना, तो हम अपने आप उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि पहले अगर हम कहें तो जो एक नारी होती थी वो एक बड़ी वैद होती थी हमारे घर की। तो जो बड़ी होती थी नारियां, जो घर की दादी हैं, नानी हैं, वो क्या करती थी, बच्चों को कुछ भी हुआ थोड़ा सा कि ये घिस के दे दीजिए, हरड़ घिस के दे दीजिए, इसको ये नहीं हो रहा है तो इसको किशमिश हमको देना है, इसको अब ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको थोड़ा इलायची का पानी पिला दो, इसका अजवाइन दे दो घिस के, इसको हींग थोड़ा सा लेप कर दो नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर थोड़ा सा लेप लगा दो, या तलवे में थोड़ा लेप लगा दो। तो इन सब का रीजन था वो, इवन जो हमारा ऑयल मसाज होता है उससे भी बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करती थी। तो ये चीजें आज भी हैं, अवेलेबल हैं, बस हमें ज्ञान नहीं है। तो हम प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत यही है कि जितने भी प्रकृति में अवेलेबल चीजें हैं, उन सब से बिना मेडिसिन के द्वारा हम इन सब चीजों से पूरी तरीके से अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो हम उसका उपयोग करके और अपने जो बॉडी है उसको स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रख सकें, और अपनी पूरी जो हमारी सोशल ड्यूटीज हैं उनको निभाएं। साफ सफाई की, ये नहीं कि अपने घर को आपने साफ कर लिया, निकाल के कूड़ा पास में फेंक करके आ गए, कोई खाली प्लॉट है या कोई खाली पार्क पड़ा हुआ है या कोई भी ऐसा ग्रीन बेल्ट एरिया वगैरह है कि हमने वहां डाल दिया, कोई भी वाटर बॉडीज है तो उसमें हम ले जा करके अपने घर की हवन किया, उसकी राख को ले जाके बहा रहे हैं, या हम अपने घर में भगवान को फूल चढ़ा देते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं ये जमीन पे तो नहीं गिरने चाहिए पर हम इसे ले जाके बाहर। इससे बेटर है कि आप अपने घर के गमलों में उनको गाड़ दीजिए, सुखा करके उनको उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि मिट्टी को पोषण मिलेगा, मिट्टी में तो वो जाके खाद बन जाएगा, पर पानी में जाके वो सड़ जाएगा, और छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं जिससे कि सड़ांध पैदा होती है, और जो वाटर बॉडीज है वो दूषित हो जाती है। फिर वही पानी तो हमें पीने के लिए मिलने वाला है जिसको हमने गंदा कर दिया। तो अगर हम उसे गंदा ही नहीं करेंगे तो फिर हम उससे बीमारी से बचाव हमारा बहुत आसानी से संभव है। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हमें किस तरीके से प्रकृति को अपने अनुकूल यूज करना है। नहीं तो प्रकृति हमें प्रतिकूल प्रभाव तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, और हम उन सब चीजों को सहन भी कर रहे हैं कि आजकल तो सारी चीजें ऐसी हो गई हैं, ये चीज ऐसी हो गई है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। तो पहले ये सारी चीजें नहीं थी, जितना जो होना चाहिए था वो होता था। आजकल हर एक चीज एक्सट्रीम लेवल पे है, इसलिए है क्योंकि हमने उन सारी चीजों को बिगाड़ दिया है। तो ये सारी चीजें सही रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम उन सब चीजों को ठीक रख के और सही तरीके से अगर रेशो में सही तरीके से लेके काम करेंगे और फॉलो करेंगे तो प्रकृति ही हमारी चिकित्सक है सबसे बड़ी, वो हमें ठीक कर सकती है पूरी तरह से, हमें स्वास्थ्य लाभ दे सकती है, जरूरत है उसे पहचान। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और बाकी मैं जो ये क्वेश्चंस हैं आज के उसको ग्रुप में भी डलवा देती हूँ। आप सब लोग अपना असाइनमेंट करके मुझे भेज दीजिएगा। और कल मंडे 12 बजे तक का टाइम है, मंडे को जब हम शाम को क्लास में मिलेंगे तभी हम बाकी सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, चलिए 5-7 मिनट रहते हैं, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं शांति पाठ करवा के फिर क्लास हम खत्म। नहीं है अपने क्वेश्चन, चलिए तो फिर हम क्लास, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मंडे को नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है ये सारी चीजें दिनचर्या वगैरह के बारे में, और सभी पढ़ के आइएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऋषिकुल योगपीठ का, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें कि आपकी वीडियो आ चुकी है। अगर आप कुछ मिस भी करते हैं या आपको रिवाइज करना है तो आप इजीली वहां से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं और आज की क्लास में हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। चलिए सभी को प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को। प्लीज अपने अपने असाइनमेंट करके जमा करवा दीजिए।